देखिए टीपीएस एंड वर्किंग की आज ये लास्ट क्लास है। हम इसमें नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है और यदि कहीं पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो अब नहीं देख रहे, या तो आपको मन नहीं लग रहा, या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या माइसिकल वगैरह आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। जो भी रीज़न हो आप लोग मुझे बताए भी नहीं, फिर भी मैंने पूरे वीडियो आपको बताया। और प्लस आज जो मैं नॉर्मलाइजेशन के फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म रह गए थे उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में आपको फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म आज बताऊँगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, तैयारी करनी है। एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के हिसाब से आप पूरी तैयारी करके रखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये हमने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हमने आपको देखिए एक चार्ट के रूप में समझाया था। फर्स्ट अननॉर्मलाइज फॉर्म जो होता है उसमें मल्टी वैल्यू होती है। रिमूव मल्टी वैल्यू को जब हम हटा देते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बन जाता है। इसी प्रकार से जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए रिमूव पार्टिशियल डिपेंडेंसी को भी खत्म कर देते हैं तो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाता है। इसी प्रकार सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए जब हम रिमूव करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं तो वो किसमें पहुंच जाता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ये हमने देखा हुआ था। इसी प्रकार से फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के पास BCNF हमने बताया था, रिमूव रिमेनिंग एनोमली, जो बची हुई एनोमलीज हैं जब उनको रिमूव कर देते हैं तो रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टी कैंडिडेट की जो रिजल्ट हमको मिलता है मल्टी कैंडिडेट की के साथ वो BCNF में आ जाता है। ओके, अब जो हमको पढ़ना है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में क्या है ये हम देख लें। इसमें जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म टू ब्रेक इट, इसको ब्रेक करेंगे। नीड टू हैव द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, इतनी जरूरत होगी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। ए जनरलाइज ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, और बेसिकली फंक्शन डिपेंडेंसी पे होगा, ये मैंने आपको समझाया था BCNF। अब हम देखते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ये देखिए हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है। देयर आर ए लीस्ट 3 एट्रीब्यूट A, B, C इन रिलेशनशिप। 3 एट्रीब्यूट होंगे A, B, C, इसमें कम से कम 3 एट्रीब्यूट होंगे। फॉर ईच वैल्यू ऑफ A देयर इज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यू फॉर B। जो एक प्रत्येक वैल्यू होगी, मान के चलिए A, देयर आर, तो define the set value of B and well define set value of C के साथ। But the set of value of B independent, B जो होगी वो क्या होगी, डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ वैल्यू C से। देखिए A का जो होगा रिलेशन B से भी होगा और C से भी होगा। A मतलब A का रिलेशन B से भी है और C से भी है, लेकिन जो B होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, उसका रिलेशन C से नहीं होगा। ओके, देखिए B का रिलेशन A के साथ तो है लेकिन B और C के बीच में नहीं। फोर्थ थर्ड विद द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं। ईच सब्जेक्ट इज बाय द इंस्ट्रक्टर, वही जो हमने लिया था। सेम बुक यूज मेनी सब्जेक्ट, ईच इंस्ट्रक्टर यूज ए डिफरेंट बुक। यहाँ पे कोर्स आईडी लिया, इंस्ट्रक्टर का नाम लिया, टेक्स्ट बुक का नाम लिया। ओके, फिर हमने कोर्स आईडी लिया, इंस्ट्रक्टर का नाम लिया, टेक्स्ट बुक का नाम लिया। ये देखिए यहाँ पे कोर्स और जो इंस्ट्रक्टर था टेस्ट, और यहाँ पे जो था, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज किया गया कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स टेक्स्ट। टेस्ट मतलब टेस्ट बुक। बात समझ में आई? इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, एक बुक के एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें। जैसे अब मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल इन द टेक्स्ट बुक, कोई टेक्स्ट बुक लेते हैं उसके माध्यम से हम समझते हैं। ये एक कस्टमर इनवाइस है, बिल है, जिसमें कस्टमर ने खरीदा है, कस्टमर का नेम है, एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने प्रोडक्ट आईडी दिया है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, फिनिश, क्वालिटी, यूनिट और एक्सटेंडेड प्राइस दिया हुआ है। ओके, अब देखिए ये इनवाइस हुआ,
अब इसके बाद यहाँ पे लो टेबल विथ मल्टी वैल्यू नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे मल्टी वैल्यू जो है और नॉर्मल फॉर्म में वो नहीं है। क्यों? आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और कस्टमर एड्रेस है, प्रोडक्ट आईडी है, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट है। देखिए इस ऑर्डर ने, इस कस्टमर ने 2 नंबर के कई प्रोडक्ट खरीद लिए, डाइनिंग टेबल भी खरीद लिया है ना, राइटिंग डेस्क भी खरीद लिया, इंटरटेनमेंट सेंटर भी खरीद लिया, यानी कि 3 प्रोडक्ट इसने खरीद लिए। तो यहाँ पे ये क्या बन गई? मल्टी वैल्यू बन गई। यहाँ जो बन रही है क्या बन रही है? मल्टी वैल्यू बन रही है, इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसीलिए नोट लिखा दिस इज नॉट ए रिलेशन रिक्वायर्ड। इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में द टेबल मल्टी वैल्यू टू, इस टेबल में मल्टी वैल्यू है, इसलिए नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं। ओके, इसी प्रकार से इसकी मल्टी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि 2 नंबर कस्टमर देखिए एक बार डाइनिंग टेबल पे कर दिया, एक बार किस बार एंटर कर दिया राइटिंग डेस्क पे, एक बार इंटरटेनमेंट पे, सभी की एंट्री अलग अलग सेपरेट कॉलम और सेपरेट रो पे कर दिया। यानी कि उसकी मल्टी वैल्यू को हमने खत्म कर दिया। टेबल नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड यूनिक रो, इसमें क्या मिल गए आपको? यूनिक रो मिल गए, इसलिए ये क्या हो गया? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गया। दिस इज ए रिलेशन बट नॉट ए वेल स्ट्रक्चर्ड वन। ये रिलेशन है 1 नॉर्मल फॉर्म, लेकिन एक वेल स्ट्रक्चर नहीं हम कह सकते। एनोमलीज इन दिस टेबल्स, जो एनोमलीज हैं वो क्या हैं वो आप समझ सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट इन ऑर्डर फॉर द, यदि इस प्रोडक्ट में नया एग्जिस्टिंग कस्टमर, द डेटा मस्ट बी प्रिंटर वाज द डुप्लीकेट्स। यानी कि यदि वो कस्टमर दोबारा ऑर्डर करता है तो देखिए जो यदि दोबारा ऑर्डर करे वही कस्टमर, तो हमको उसको नई एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जिस कस्टमर की एंट्री हो गई उसको हमको दोबारा एंटर करने की आवश्यकता नहीं है डेटाबेस रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेसी बढ़ रही है, क्योंकि उसकी एंट्री हमें दोबारा करना पड़ रहा, दोबारा एंट्री हो रही है यानी कि डुप्लीकेसी बढ़ रही है, इसलिए इंसर्शन प्रॉब्लम हो गई। एनोमली जनरेटेड डिलीशन में, इफ यू डिलीट द डाइनिंग टेबल फ्रॉम द ऑर्डर, यहाँ समझ रहे होंगे मेरी बात। ये देखिए यहाँ पे एक बार देखिए इस कस्टमर की एंट्री हो चुकी, फिर से दूसरी बार इस कस्टमर की एंट्री हो रही है, फिर ये गलत है। एक बार एक कस्टमर की एंट्री हो जाए हमको दोबारा ना करना पड़े। डिलीशन में इफ वी डिलीट द डाइनिंग टेबल, यदि हम डाइनिंग टेबल को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं फ्रॉम द ऑर्डर 6 को, तो वी लॉस द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग आइटम फिनिश, इनका सबका ऑर्डर सेम है। ये देखिए यदि ये 1006 हम डिलीट कर देंगे तो ये ऑर्डर भी डिलीट हो जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम किस में आ गई? डिलीशन में। एनोमलीज इन दिस टेबल, जो एनोमलीज हैं उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी इंसर्शन एंड डिलीशन में, हम वो समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अपडेशन में भी आएगी। देखिए चेंजिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आईडी 4 रिक्वायर अपडेट इन सेपरेट रिकॉर्ड। यदि हम प्रोडक्ट आईडी 4 को चेंज करना है, प्रोडक्ट आईडी 4 देखिए ये, तो सेपरेट रिकॉर्ड चेंज है, इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसके में भी चेंजेस। इसलिए ये प्रॉब्लम किस में आ जाए? अपडेशन। यानी कि हमारे इंसर्शन में भी प्रॉब्लम है, प्लस डिलीशन में भी प्रॉब्लम है, प्लस अपडेशन में भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के जो रिलेशनशिप हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने की प्रोसेस के लिए ही नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाता है, जिसमें से हमने सीखा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और एक और होता है जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, वो भी मैं आज बताऊंगा। ये आपको एग्जांपल बुक्स, एक टेक्स्ट बुक का मैंने एग्जांपल समझाया, ये आपको समझ में शायद आ गया होगा। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी इसी डायग्राम के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा आपका कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे होती है। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर डेट हुई, यहाँ पे कस्टमर, कस्टमर नेम और कस्टमर। अब ये देखिए एक तो इस टेबल में ये डेटा यही स्टोर हो रहा, प्लस इसमें ट्रांजिस्टिव ये कस्टमर नेम और एड्रेस इसमें स्टोर हो रहा। ये इसके बाद ये पार्शियल डिपेंडेंसी,
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिनिश, प्रोडक्ट, ये आपका इसका हुआ। फिर क्वांटिटी, और ये फुल डिपेंडेंसी है ऑर्डर पे और इसकी ऑर्डर क्वांटिटी पे। ये डायग्राम आप देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको और कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये देखिए, इसमें सारे एग्जाम्पल के रूप में हम समझाए हैं। फुल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं, पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं। ये कैसे? ऑर्डर आईडी, क्या डेट, कस्टमर, कस्टमर नेम, देयरफॉर नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसलिए ये क्या होगा? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो अब इसको देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी आर रिमूविंग द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पार्शियल डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। कैसे किया? देखिए, ऑर्डर टेबल एक मैंने अलग किया, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑर्डर लाइन, सीधे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी। हमको इस टेबल से ये पता चलेगा कौन सा ऑर्डर नंबर है, कौन सा प्रोडक्ट का नंबर है और उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की गई। मान के चलिए एग्जाम्पल पे ऑर्डर नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, मान लीजिए 1 नंबर प्रोडक्ट में हमारा मोबाइल है, तो ऑर्डर नंबर अब किसका है? 1 नंबर मोबाइल का ऑर्डर किया गया है और ऑर्डर क्वांटिटी इंटर करेंगे। कितनी क्वांटिटी इंटर ऑर्डर की गई है वो हम इंटर कर देंगे। मान लीजिए 10 पीस, तो 10 पीस इंटर कर देंगे। तो एक टेबल हमारी बन गई ऑर्डर लाइन। ओके, फिर एक बन जाएगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस। एक टेबल हमारी बन गई प्रोडक्ट के नाम से। एक तो ऑर्डर लाइन बन गई और एक बन गई प्रोडक्ट के नाम से। एक में हमने ऑर्डर पूरा स्टोर करा दिया, एक में हमने क्या स्टोर करा दिया? प्रोडक्ट। ये सारी देखिए डिपेंडेंट अपनी किसमें है? प्राइमरी की पर है। ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और ये देखिए कस्टमर ऑर्डर। अब एक हमने बनाया कस्टमर ऑर्डर, इसमें क्या होगा? ऑर्डर भी आएगा, ऑर्डर आईडी, डेट और कस्टमर की आईडी। ये देखिए ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इसको भी हम अलग कर सकते थे कि कौन से कस्टमर ने इसको लिया। एक और हम इसको बना करके सीधा यहाँ दे सकते हैं ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट नंबर, कस्टमर नंबर और क्वांटिटी। एक टेबल बन जाती है और कस्टमर की डिटेल हम अलग भी स्टोर करा सकते हैं। पार्शियल इसमें डिपेंडेंसी रिमूव हो गई, बट देयर आर द स्टिल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें है, इसको भी हम रिमूव कर सकते थे। यहाँ पर हम कस्टमर यहाँ से यहाँ तक एक टेबल अलग क्रिएट कर दें और फिर उसको यहाँ पे ये एक टेबल इसमें काम बढ़ा दें। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट भी इसी में दे दें और साथ में ऑर्डर क्वांटिटी दे दें। इस तरीके से भी तो ये हमको देखिए, जब डेटाबेस का नॉलेज होता है, नॉर्मलाइजेशन हमको अच्छे से मालूम होता है, तब हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, जैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें खत्म किया गया। देखिए कैसे इसमें रिमूव किया। ये आपकी देखिए सेम है, प्रोडक्ट 2 रिलेशनशिप रिमेनिंग, ये देखिए 2 रिलेशनशिप हुए रिमेनिंग। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी कस्टमर को, इसको हमने रिमूव किया। ऑर्डर आईडी और डेट और कस्टमर आईडी, यहाँ से जो है इसको कस्टमर आईडी से मैच करा के टेबल और बना दिया, ऑर्डर बना दिया, कस्टमर बना दिया। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम फिनिश कर दी। देखिए ऑर्डर लाइन ये हो गए जिसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी आएगा। एक प्रोडक्ट की टेबल हो गई जिसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल स्टोर होगी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिनिश और उसकी यूनिट प्राइस। ओके, फिर एक हो गया कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर जो होगी उसमें क्या किया? यहाँ पे हमने चेंज किया। एक यहाँ पे जो कस्टमर ऑर्डर टेबल थी इसको हमने ट्रांजिटिव जो आपकी डिपेंडेंसी थी उसको हटाया, रिमूव किया और यहाँ पे एक बना दिया ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर की जगह क्या बना दिया? ऑर्डर और एक कस्टमर, दोनों को अलग कर दिया। ऑर्डर अलग हो गया, कस्टमर अलग हो गया। ऑर्डर में हमने ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर की आईडी, किस ऑर्डर ने कौन सी डेट को कौन से कस्टमर ने क्या किया? ऑर्डर किया, वो जानकारी हम ले सकते हैं। हमको ये देखना है किस कस्टमर ने किया, उसके लिए ये लिंक है। हम कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी यहाँ पे एज ए फॉरेन की क्रिएट कर दिया। यहाँ पे प्राइमरी की लगी, यहाँ फॉरेन की।
इससे इसकी डिटेल मिल जाएगी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, और यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर और क्वांटिटी। अब कौन सा प्रोडक्ट उसने खरीदा तो यहाँ से पता चल जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और फिनिश, ये यहाँ से हमको पता चल जाएगा। ओके, कितना ऑर्डर किया उसने, ये हमको इस ऑर्डर लाइन से पता चलेगा। अब इससे आपको किस डेट को उसने ऑर्डर किया और किस कस्टमर ने किया, तो इन दोनों टेबल के बीच में हमको पता चलेगा। किस डेट को किया इससे पता चलेगा, किस कस्टमर ने किया इसकी आईडी हम देखेंगे, और उसकी डिटेल हमको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब किसमें मिल जाएगा, कस्टमर टेबल में। तो इस प्रकार से हम रिलेशनशिप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डिपेंडेंसी को यहाँ खत्म किया जाता है और एक नॉर्मलाइज रिलेशनशिप को डिजाइन किया जाता है जिससे आसानी के साथ डेटाबेस में काम किया जा सके। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ, मेन डुप्लीकेसी को खत्म करना। यदि आप डुप्लीकेसी खत्म करते हैं, आज आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट हमारा पढ़ रहा है मेमोरी के लिए, क्योंकि पूरा डेटाबेस पे ही आज पूरा डिपेंड है। आज जो कुछ भी है सब डेटाबेस पे डिपेंड है। और आप देख रहे हैं हर व्यक्ति नेट पे सब कुछ सर्च करना चाह रहा है, लेकिन उसको सर्च करने से वो मिलेगा कहाँ से डेटा, जब डेटाबेस में अवेलेबल होगा तब मिलेगा ना। तो इसलिए डेटाबेस को एक अच्छे वेल डिजाइन में होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर में। यदि अच्छा डेटाबेस डिजाइन नहीं है तो हमको इंसर्शन प्लस रिट्रीव, मतलब डेटा को इंसर्ट करना, रिट्रीव करना यानी कि क्वेरी लगाना, एक्सेस करना, और डिलीशन, अपडेशन, सभी में प्रॉब्लम है। और डेटाबेस में मेन यही टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और प्लस एक्सेस, 4 ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करते हैं। हमने देखिए 2-3 डेटाबेस पढ़े, पूरा डीबीएमएस पढ़ा, लेकिन मेन उद्देश्य यही था कि डेटाबेस को क्रिएट करना, इसके बाद उसमें इंसर्शन करना, डिलीशन करना, अपडेशन करना, और उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उनको एक्सेस करना, यानी कि उस पर क्वेरी लगाना। तो जब एक अच्छा स्ट्रक्चर हमारा डिजाइन नहीं होगा तब तक हम उसको अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आपको समझना है इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इसलिए मैंने आपको बताया। प्लस मैं आपको फिफ्थ फॉर्म और बता देता हूँ क्योंकि आज लास्ट क्लास है, इसके बाद आपको स्वयं पढ़ना है। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए फिफ्थ फॉर्म मैं आपको और समझा देता हूँ। फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, ये देखिए ये हमारा फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है इज आल्सो नोन एज द प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म है। प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म ए रिलेशन इन ए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फोर्थ, पहली बात तो फोर्थ, एंड डोंट हैव लॉसलेस नहीं होना चाहिए डिकम्पोजिशन इनटू द स्मॉलर टेबल। You can also consider that a relation in fifth normal form if the candidate key apply every joint dependency। the below the relationship हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एम्प्लॉय हमारे नेम है, उसके स्किल्स है और ये जॉब असाइंड वर्क है। अब above the relation can be decomposed the following 3 tables। अब इसको हम डिकम्पोज किया 3 टेबल्स में। कैसे, एम्प्लॉय स्किल एक बनाया जिसमें नेम और उसकी स्किल डिफाइन कर दिया। देयर आर एम्प्लॉय जो जॉब है उसकी रिलेशन द डिस्प्ले द जॉब असाइनिंग द ईच एम्प्लॉय, फिर उसके नेम के अकॉर्डिंग उसकी क्या डिफाइन कर दिया, ईच एम्प्लॉय की जॉब। ओके, here is the skill that the related to the assigned job, जो आपकी स्किल है, एम्प्लॉय स्किल और जॉब, यहाँ पे उसको हमने डिफाइन। इस तरीके से हमारा फाइनल रिलेशनशिप ये जनरेट होके आएगा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। join the dependency so they are not in fifth form। do you mean the joint relationship with 3 relation equal to the original relation? तो एक्चुअल में जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होगा उसको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस बताई, एक्चुअल में डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए बताया है और इसके कई एग्जांपल लिए जा सकते हैं, अलग अलग इसको समझा जा सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए पूरा नॉर्मलाइजेशन आपको पढ़ लेना है और इसके साथ साथ माई SQL को भी चलाना है, ओरेकल को भी।
देखिए आप यदि रनिंग में रहेंगे, चलाते रहेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप वीडियो ही नहीं देखेंगे, चलाएंगे नहीं, तो आपको एग्जाम में भी समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं एक बार ओवरव्यू आपके सिलेबस को बता दूँ और दिखा दूँ आपको, इसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है और क्या क्या होता है। हमारा DBMS जो सब्जेक्ट था उसमें देखिए जो हमने सीखा डेटाबेस मैनेजमेंट, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। इसका थ्योरी जो पेपर है आपका 80 नंबर का है, इंटरनल 20 का है, टोटल 100 का होगा। फर्स्ट यूनिट में पूरा थ्योरिटिकल पार्ट है आपका, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था। डेटाबेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, क्वेरी क्या है, ये सब आपको बताना है। यहाँ पे मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन आपको बताया और उसका कंकरेंसी कंट्रोल बताया। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमने डिटेल में पढ़ा, DDL, DML, DCL कमांड ये हमने सीखा। इसके बाद ये पूरा PLSQL मैंने बताया आपको। थर्ड यूनिट में एक लंबी क्लास चली, 1 मंथ तक पूरी PLSQL पर, वो सारे वीडियो आपको देखना है। इसके साथ मैंने ट्रांजेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड लॉकिंग प्रोसेसिंग कुछ टेक्निक भी बताया वो भी। और अभी मैंने लगभग 2 हफ्ते से MySQL आपको पढ़ाया, लेकिन MySQL में आपको कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है, या तो आपके पास MySQL का इंस्टॉलेशन नहीं है या आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, कुछ भी हो आपने बताया भी नहीं है तो आप उसको करिए, MySQL को चलाइए। क्योंकि आपने ओरेकल तो बहुत चलाया, लेकिन MySQL का एक भी मेरे पास अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ना आपने स्क्रीनशॉट भेजा, ना डेमो भेजा। तो इसलिए ये आपको कंप्लीट करना है। साथ में मैं आपसे आज फिर बोल रहा हूँ, इसके जो असाइनमेंट हैं वो आपको कंप्लीट करना है। DBMS के जो लास्ट में दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, पूरा करना है। और मैंने पहले भी आपको असाइनमेंट दिया हुआ था, यदि उनमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनको आपको कंप्लीट करना है। देखिए कंप्यूटर लाइब्रेरी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये C++ का है आपका कंप्यूटर लाइब्रेरी। और ये DBMS लैब दिया हुआ है। यहाँ से आपको स्ट्रैटेजा ER डायग्राम मैंने आपको सिखाया था, वो बनाना है, लाइब्रेरी का बनाना है, ये सब कंप्लीट करना है। ये नॉर्मलाइजेशन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसको आपको शुरू कराना है। प्लस नॉर्मलाइज फॉलोइंग स्कीमा, ये आपको तैयार करना है। डेटाबेस क्वेरी बनाना है। फॉर्म एंड इनपुट की जो बात है उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये NDP के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यानी कि MS एक्सेस के अकॉर्डिंग दे दिया है। जबकि आपने ओरेकल और MySQL चलाया है, तो आप ओरेकल और MySQL में ये टेबल्स बना सकते हैं। लगभग जो इसमें दिया हुआ है ओरेकल का और एक्सेस MySQL का, दोनों के डेटा टाइप सेम होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ये टेबल्स आपको क्रिएट करना है और फिर उन पर क्वेरी परफॉर्म करना है। तो चलिए मैं आज के वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। ये आपको पूरा टास्क कंप्लीट करके भेजना है और इसके साथ आपको एग्जाम की तैयारी करना है। अब नेक्स्ट क्लास आपकी DBMS की नहीं होगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके।